हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स के प्रकार, यानी कि सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर के प्रकार, यानी सदिशों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी टाइप के वेक्टर्स होते हैं सबके बारे में डिटेल में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो सदिशों के प्रकार है। तो जिसमें पहला टाइप्स आता है, देखिए बोर्ड पे लिखने का मेरा पहला मकसद ये है कि टाइम बचाने के लिए, क्योंकि जितना टाइम मैं लिखने में खर्च करूँगा उससे वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो लंबा होने से बचने के लिए मैं ही बोर्ड पे लिख देता हूँ, केवल समझाना हो, ठीक है ना। तो समझाने में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए आप जो है कुछ भी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला है समांतर सदिश, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स मतलब वे वेक्टर्स होते हैं जिनकी दिशाएं समान होती हैं, जिसकी दिशाएं समान होती हैं। याद रखिएगा, सिर्फ दिशाएं समान होती हैं, परिमाण समान नहीं होता है। यानी एक दिशा में जो भी वेक्टर होते हैं उनको हम लोग समांतर सदिश कहते हैं। यानी वे सदिश जिनकी दिशाएं समान होती हैं समांतर सदिश कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पे दो वेक्टर लिया है ए और बी, और दोनों की दिशाएं क्या है, समान है ना। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, समांतर है, तो इसलिए क्या कहलाएंगे, समांतर सदिश। अब नोट करने वाली बात यहाँ पे है कि समांतर सदिशों के मध्य का जो कोण होता है, समांतर सदिशों के मध्य का जो कोण होता है वो सदैव 0 डिग्री होता। और ये भी जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, 0 होता है। तो इसीलिए समांतर सदिशों के बीच का कोण क्या होता है, सदैव 0 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरे सदिश की, जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य या तुल्य सदिश। समान या तुल्य सदिश, ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेक्टर्स, या इसी को हम लोग अंग्रेजी में इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि वे सदिश जिनका परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो, यानी वे सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो, वे सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो, उनको हम लोग इक्वल वेक्टर्स या समान सदिश कहते हैं। वे सदिश जिनके परिमाण तथा दिशा दोनों समान होते हैं समान सदिश कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने दो सदिश को फॉर एग्जाम्पल दिया देना, दोनों के देखिए लंबाई यानी परिमाण समान है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे समान सदिश या तुल्य सदिश, इक्विवेलेंट सदिश या इक्विवेलेंट वेक्टर्स या इक्वल वेक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ये है कि समान सदिशों की दिशाएं भी समान होती हैं। तो यहाँ देखिए, परिमाण की बात ना करें तो समान सदिशों की दिशाएं समान होती हैं, तो इसलिए समांतर सदिश भी होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि समांतर सदिशों के बीच का कोण 0 होता है, उसी तरह से समान सदिशों यानी तुल्य सदिशों के मध्य का कोण भी क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो समान सदिशों की दिशाएं समान होती हैं तो वे समांतर भी होते हैं। परिणाम स्वरूप दो समान सदिशों के मध्य का कोण क्या होता है, 0 डिग्री होता है। इनकी दिशाएं समान है तो क्या कहलाएंगे, समांतर सदिश। और समांतर सदिश के मध्य का कोण 0 डिग्री होता है, इसीलिए इनके बीच का भी कोण क्या होता है, सदैव 0 डिग्री होता है। अब बात करते हैं तीसरा है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रति समांतर सदिश, मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी मतलब उल्टा, यानी वे सदिश जिनकी दिशाएं विपरीत होती हैं, वे सदिश जिनकी दिशाएं असमान होती हैं, वे सदिश जिनकी दिशाएं विपरीत होती हैं, असमान होती हैं, वो कहलाते हैं प्रति समांतर सदिश या एंटी पैरेलल सदिश। वे सदिश जिनकी दिशाएं विपरीत होती हैं प्रति समांतर कहलाते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए, एक सदिश की दिशा इधर है, एक सदिश की दिशा इधर है, यहाँ पे ए और बी क्या है, प्रति समांतर है, ठीक है ना। अब देखिए, प्रति समांतर सदिशों के मध्य का कोण क्या होता है कि दो विपरीत रेखाएं होती हैं तो उनके बीच का कोण कितना होता है, 180 डिग्री, या उसी को हम लोग पाई रेडियन कहते हैं। तो प्रति समांतर सदिशों के मध्य का कोण 180 डिग्री या पाई रेडियन होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रति समांतर सदिशों के मध्य का कोण कितना होता है, 180 डिग्री या पाई रेडियन होता है। अब हम चौथे की बात करते हैं, जिसको हम लोग विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहेंगे। अपोजिट वेक्टर्स, या इसी को नेगेटिव वेक्टर्स के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर्स, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश।
मतलब वे सदिश जो परिमाण में तो समान होते हैं, वे सदिश परिमाण में समान होंगे, बिल्कुल समान या तुल्य सदिश का उल्टा है। नहीं, वे सदिश जो परिमाण में तो समान होंगे लेकिन दिशाएं विपरीत होंगी तो उसको हम लोग नेगेटिव वेक्टर्स यानी कि ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश कहते हैं। वे सदिश जिनके परिमाण तो समान परंतु दिशाएं विपरीत होती हैं विपरीत या ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, विपरीत है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश। ये देखिए इक्वल हमने यहाँ पे कब होगा, जब इसकी दिशा बदलनी, इसके बराबर कब होगा, जब हम इसकी डायरेक्शन को बदल देते हैं। तो किसी वेक्टर की डायरेक्शन बदलने के लिए उसके आगे क्या लगाना पड़ता है, ऋण चिन्ह। किसी वेक्टर के सामने ऋण चिन्ह ये प्रदर्शित करता है उसकी दिशा विपरीत करने के लिए। यानी किसी वेक्टर के सामने अगर हम ऋण चिन्ह लगा देते हैं तो हम उसकी दिशा को क्या किए, बदल दिए। तो किसी वेक्टर की दिशा बदलने के लिए हम उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जब ये बराबर कब होंगे, जब हम यहाँ इक्वल माइनस लगा देने, इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन हमने बदल दी। अब देखिए दो विपरीत सदिशों के मध्य का कोण कितना होता है, 180 या पाई रेडियन होता है। यहाँ पर जैसे दो भी प्रति समांतर सदिश है ना, ये भी प्रति समांतर होंगे क्योंकि दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। तो ये भी हुए प्रति समांतर, इसलिए प्रति समांतर सदिशों के मध्य का कोण क्या होगा, 180 डिग्री, या इसको हम लोग कहते हैं पाई रेडियन। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कुछ और सदिशों के प्रकार, जिसमें आएगा सप्रारंभिक आएगा, समतली आएगा, समरैखिक आएगा, एकांक सदिश आएगा, शून्य सदिश आएगा, स्थिति सदिश आएंगे, तमाम आएंगे। तो चलिए हम आगे बात करते हैं सप्रारंभिक सदिश। आगे हम जो है कुछ और सदिशों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। और सदिश में क्या आता है, इसके बाद पांचवा है सहप्रारंभिक सदिश, जिसको हम लोग कहते हैं को इनिशियल। क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर, सह प्रारंभिक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सह प्रारंभिक मतलब वे सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, वे सदिश जिनके प्रारंभिक बिंदु समान होते हैं, मतलब एक ही होता है, सह प्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट है कि जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो, एक ही हो, सह प्रारंभिक कहलाते हैं। वेरी इजी, मतलब बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमने एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए ये तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए बी सी, तीनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है ना, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, सह प्रारंभिक सदिश कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, डी जो है ये सह प्रारंभिक नहीं है क्योंकि ये यहाँ से प्रारंभ नहीं हो रहा है। तो तीन तो सह प्रारंभिक है लेकिन ये सह प्रारंभिक नहीं है। लेकिन ये सभी क्या है, समतली है। ये सभी क्या है, समतली है, क्योंकि सभी एक तल में है। तो वे सदिश जो एक तल में होते हैं वो समतली होते हैं। अगर समतली की बात करें तो ए बी सी डी चारों समतली होंगे। ठीक है ना। अगर समतली की बात करें तो यहाँ तो चारों समतली होंगे अगर बात करें तो। ठीक है ना। लेकिन इसके बाद नंबर आता है जो छठवां है, वो समतली सदिश ही आता है। तो एक ही तल में स्थित सभी सदिश समतली सदिश कहलाते हैं। मतलब जो भी सदिश एक तल में हो, जैसे यहाँ पे कौन सा तल है हमारा, जो है यहाँ पे तल है श्यामपट्ट का तल, तो इस तल में स्थित जितने भी सदिश हैं वो क्या कहलाएंगे, समतली सदिश। जैसे देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, सब एक ही तल में है ना, तो ये सब समतली कहलाएंगे। वेक्टर ए बी सी डी समतली सदिश हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर वेक्टर ए और बी ये समतली के साथ साथ सप्रारंभिक वेक्टर भी हैं, समतली के साथ साथ सप्रारंभिक वेक्टर क्यों भी हैं, क्योंकि ये इनका इनिशियल पॉइंट एक है, जो प्रारंभिक बिंदु है वो एक होता है। ठीक है ना। तो दो सदिश, एक नोटिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो सदिश सदैव समतली होते हैं। दो सदिश सदैव समतली होते हैं। जब भी कहीं दो सदिश एक साथ हैं इसका मतलब वो समतली हैं। याद रखिएगा, दो सदिश सदैव समतली होते हैं। ठीक है ना। एक सदिश है तो वो कहने का मतलब है कि वो, जैसे हमने इसके पहले बात किया था, ध्रुवीय सदिश हो सकता है, पोलर वेक्टर हो सकता है। लेकिन अगर दो सदिश हैं तो जाहिर सी बात है दोनों जहां भी होंगे एक ही तल में होंगे, तो दो सदिश सदैव समतली सदिश होते हैं, यानी कि समतली होते हैं। अब एक ठो वेक्टर आता है तो कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर्स, वो सभी कोलिनियर में आ जाएंगे। ठीक है ना।
तो जो दो वेक्टर अगर पैरेलल भी हैं तो भी कोलिनियर होंगे, या एक वेक्टर इस तरह से हो तो एक लाइन में जितने भी वेक्टर हैं इस तरह से हैं ये भी कोलिनियर होंगे, ठीक है ना। जैसे एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है तो भी क्या हो जाएंगे ये कोलिनियर, कोलिनियर, ठीक है ना। संरेखीय जिसको कहते हैं, कोलिनियर का हिंदी देखिए अभी आया संरेखीय। तो जो एक रेखा में स्थित होते हैं वो चाहे एक लाइन में हो चाहे पैरेलल हो, वो सब जो है कोलिनियर संरेखीय होते हैं, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर यहाँ पे आता है जिसका आगे बहुत ज्यादा यूज भी है, 7वें नंबर का है, जिसको हम लोग कहते हैं एकांक सदिश, इंग्लिश में बोले तो इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर्स नाम से एकांक सदिश मतलब जिसका यूनिट मतलब यहाँ पे जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, माने वे सदिश जिसका परिमाण 1 होता है, वे सदिश जिसका परिमाण 1 होता है एकांक सदिश कहलाता है। याद करिए, इसको डिफाइन इस तरह से भी कहा जाता है कि अगर किसी सदिश में उसके मैग्नीट्यूड से भाग देने पर जो सदिश प्राप्त होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं। यानी किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग देने पर जो सदिश प्राप्त होता है वो एकांक सदिश होता है। इसकी डिफिनीशन है, परिमाण तो यूनिट होगा, नाम से एकांक सदिश जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो यूनिट वेक्टर मिलता कैसे है, तो किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम भाग दे दें तो जो वेक्टर मिलता है वो एकांक सदिश होता है। और नोट की सबसे बात आती है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एकांक सदिश का उपयोग कहाँ होता है। तो एकांक सदिश का उपयोग जो होता है वो किसी सदिश की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए ही होता है। यानी किसी सदिश की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए ही एकांक सदिशों का उपयोग किया जाता है। तो एकांक सदिश जो आया है तो वो किसी सदिश की दिशा व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसका यही काम होता है, उसका मैग्नीट्यूड जो है 1 होता है। अब जैसे इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है तो उस वेक्टर के ऊपर मतलब उसके परिमाण के ऊपर कैप लगा दिया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे इस वेक्टर है ये है और इसका एकांक सदिश है तो इसके ऊपर एक कैप लगा दो, वेक्टर बी है तो बी के ऊपर कैप लगा दो, तो कैप लगा करके इसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया ए का एकांक सदिश ए कैप, पढ़ते हैं ए कैप, ठीक है ना। उसी तरह से ए बी के एकांक सदिश तो ए बी कैप, ठीक है ना। अभी हमने नीचे लिखा था कि किसी सदिश में उसके मैग्नीट्यूड से भाग देने पर जो चीज प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। तो देखिए वेक्टर ए में उसके परिमाण से भाग देने पर जो मिला वो क्या मिला, उस वेक्टर का एकांक सदिश मिला। और यहां से हम देखें तो ये इसमें इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो हमने इसको जब पढ़ाया भी था तो इसको हमने कहा था कि इसको इस तरह से भी प्रदर्शित किया जाता है। हमने यहाँ पे शुरू में पढ़ाया था तो इसको बताया था a इंटू एन कैप, एन कैप हमने वहां बताया था ओनली डायरेक्शन के लिए होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है पूर्ण वेक्टर है, उस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, एकांक वेक्टर है। तो ये सिर्फ डायरेक्शन बताएगा और परिमाण के साथ जब डायरेक्शन हो गया तो वो पूर्ण वेक्टर बन गया, पूर्ण सदिश बन गया। तो ये पूर्ण सदिश है, ये सदिश का परिमाण है और उसका ये एकांक सदिश है। और किसी सदिश के दिशा को प्रदर्शित करने के लिए एकांक सदिश का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 3 मानक एकांक सदिश है। 3 मानक एकांक सदिश है जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष यानी कि 3 डायमेंशनल जो डायरेक्शन होती है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष जो होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए 3 मानक एकांक सदिश बनाए गए हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग शून्य सदिश के बारे में बात करेंगे और शून्य सदिश के बारे में इसके बाद हम लोग पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश के, वो भी एक इम्पॉर्टेंट वेक्टर है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं 3 मानक एकांक सदिश। हम बात करते हैं 3 मानक एकांक सदिश को, ठीक है ना। 3 मानक एकांक सदिश जो होते हैं 3 लंबवत अक्षों के अनुदिश होते हैं। एक को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं और एक को वाई अक्ष कहते हैं और एक को जेड अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। एक्स वाई एक प्लेन में होते हैं और जेड उससे लंबवत होता है। हालांकि तीनों परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल होता है, एक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है ना।
तो तीन मानक जो एकांक सदिश होते हैं उनसे धनात्मक x, y तथा z अक्षों के अनुदिश एकांक वेक्टरों क्रमशः i कैप, j कैप, k कैप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है धनात्मक डायरेक्शन में। और अगर वो डायरेक्शन पलट देंगे तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। जैसे ये z को अगर हमें नीचे ले आना है तो माइनस j कैप कर देंगे, x को इस डायरेक्शन में लेना i माइनस आई कैप कर देंगे, इसको उस साइड ले जाना है तो माइनस k कैप करेंगे। माइनस आगे लगने का क्या मतलब होता है कि वो डायरेक्शन बदल दी गई, ठीक है ना। अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन बदलना है तो उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया जाता है। तो किसी वेक्टर के आगे का ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है यानी उस वेक्टर को विपरीत करने के लिए ऋणात्मक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो धनात्मक एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश एकांक वेक्टरों को आई, जे कैप, के तथा के कैप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब चूंकि यहाँ पे ओ एक्स परपेंडिकुलर ओ आई परपेंडिकुलर ओ जेड, यहाँ पे तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए आई कैप परपेंडिकुलर, जे कैप परपेंडिकुलर, के, तीनों म्यूचुअली जो है परपेंडिकुलर होते हैं। अब चूंकि एकांक वेक्टर है तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक होगा। तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एक सच के अनुदेश जब भी हम एकांक वेक्टर को प्रदर्शित करेंगे, ये क्या बता रहा, आई कैप हमेशा एक्स डायरेक्शन को बताएगा, जे कैप हमेशा वाई डायरेक्शन को बताएगा और के कैप हमेशा जेड डायरेक्शन को बताएगा, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं शून्य सदिश। ये ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है, ठीक है ना। तो जो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती कभी कभी एग्जाम में उसी चीज को पूछ लिया जाता है, जिसको हम लोग जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है कि जिस वेक्टर का परिमाण ही शून्य हो उसे हम लोग शून्य वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं या जीरो वेक्टर कहते हैं, शून्य वेक्टर कहलाता है। और उसे हम लोग जीरो के ऊपर तीर लगाकर लिखा जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। होता क्या है कि इसका जो प्रारंभिक बिंदु होता है और अंतिम बिंदु एक ही पर होता है, कॉन्साइड करते हैं, संपाती करते हैं, इसके प्रारंभिक अंतिम बिंदु संपाती होते हैं, मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं। तो इसकी कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होती, इसकी दिशा अनिश्चित होती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अब एग्जाम्पल है शून्य सदिश का, कुछ एग्जाम्पल है। जैसे दो विपरीत वेक्टरों को योग करें, जैसे मान लीजिए विपरीत वेक्टर कौन होते हैं, जिनका परिमाण समान हो, दिशा विपरीत हो। जैसे अब मान लीजिए वेक्टर ये है, इसका विपरीत वेक्टर हमें पता करना है तो क्या मिलेगा, ये इनको अगर हमने जोड़ दिया तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है ना। जैसे ये वेक्टर है, इसका विपरीत वेक्टर ये होगा, जिनका योग करेंगे तो हमें शून्य वेक्टर मिलेगा। दो समान वेक्टर वो होते हैं जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान होती है, तो ये समान वेक्टर का अंतर शून्य वेक्टर होता है। देखिए शून्य वेक्टर के कुछ यूज हैं, एक तरह से यहाँ पे आप यूज लिख सकते हैं। यूज मतलब जैसे कहने का मतलब है कि अगर किसी वेक्टर में शून्य वेक्टर को जोड़ या घटा दिया जाए तो हमें वही वेक्टर मिलता है। किसी वेक्टर में शून्य वेक्टर को जोड़ या घटा दिया जाए तो हमें वही वेक्टर मिलता है। किसी वेक्टर में शून्य वेक्टर से गुणा कर दिया जाए तो हमें शून्य वेक्टर मिलता है। किसी वेक्टर में शून्य वेक्टर से गुणा कर दिया जाए तो हमें शून्य वेक्टर मिलता है, लेकिन अगर योग या अंतर कर दिया जाए तो हमें वो वेक्टर मिलता है, ठीक है ना। शून्य वेक्टर का मैग्नीट्यूड शून्य होता है। ये कोई अगर n कोई संख्या है, किसी संख्या से अगर हम शून्य वेक्टर में गुणा करते हैं तब भी हमें शून्य वेक्टर ही मिलता है। नोटिंग पॉइंट, कुछ विशेष पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना, इस पे ध्यान देने की जरूरत। शून्य सदिश मूल बिंदु की स्थित सदिश को व्यक्त करता है। ये मूल बिंदु शून्य सदिश क्या हो, मूल बिंदु की स्थिति सदिश। अभी जस्ट इसके आगे हम लोग स्थिति सदिश पढ़ने वाले हैं, यानी कि स्थिति सदिश को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। यानी कि शून्य सदिश मूल बिंदु पे, यानी कि ये विस्थापित ही नहीं हुआ, वहीं का वहीं है, इसका कोई वेक्टर है जो मूल बिंदु पर स्थित है, इसका मतलब वो शून्य सदिश है। स्थिति सदिश के बारे में जस्ट आगे पढ़ेंगे, 2-3 सवाल लगाएंगे, इसके बाद वीडियो लेक्चर समाप्त करेंगे। दूसरा है किसी कण की किसी समयांतराल में स्थिर अवस्था के लिए विस्थापन सदिश को व्यक्त करता है। अगर कोई कण है वो किसी समयांतराल में जीरो विस्थापन पर होता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है। तो अगर कोई कण है किसी समयांतराल में वो स्थिर नहीं चल रहा है तो उसका विस्थापन क्या है, शून्य, यानी कि वो शून्य वेक्टर को प्रदर्शित करता है। तो वहां पे विस्थापन सदिश किसको प्रदर्शित करेगा, शून्य सदिश को प्रदर्शित करेगा। यानी कि अगर कोई कण है वो समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है तो उसका विस्थापन जीरो है, तो विस्थापन जीरो है, इसका मतलब विस्थापन वहां पे शून्य सदिश कहलाएगा।
समान वेग से गतिशील कण का जो त्वरण सदिश होता है वो शून्य सदिश होता है। देखिए, जब समान वेग से कोई चीज चलती है तो उसका त्वरण शून्य होता है, क्योंकि त्वरण की परिभाषा ये अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल को त्वरण कहा जाता है। तो जब वेग समान होता है तो अंतिम और प्रारंभिक वेग जब एक ही चीज होता है तो दोनों का अंतर क्या होगा, शून्य होगा। तो जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, तो समय शून्य त्वरण सदिश को हम लोग शून्य सदिश के नाम से जानेंगे। ठीक है ना। जस्ट आइए चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं स्थिति सदिश और उसके अलावा 2-3 एग्जाम्पल लगाते हैं जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। और फिर हम लोग तो अगले वीडियो लेक्चर में 3-4 वीडियो लेक्चर रहेंगे जो हम जो है एक तरह से डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के आधार पे कुछ वीडियो लेक्चर लेके आएंगे, जो कि आपके नीट में, आईआईटी में, जेईई मेंस में और जो है आपके एयरफोर्स नेवी में जो है जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को लेकर के आएंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, बात करते हैं स्थिति वेक्टर के बारे में। बार बार आगे आप लोग सुनेंगे स्थिति वेक्टर क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर, जिसका उपयोग आगे है और अगले चैप्टर में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है और वेक्टर में ही इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लेंगे इसका, फिर इसके आगे जब हम लोग वेक्टरों का एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, वेक्टरों का वियोजन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी इसका हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर तो जानते हैं कि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जैसे किसी प्लेन में अगर हमें किसी बिंदु की स्थिति दर्शाना होता है तो पहले हम क्या करते हैं, 2 अक्ष लेते हैं, क्योंकि एक प्लेन में हम लोग एक्स और वाई अक्ष को खींच सकते हैं। ठीक है ना। फिर जहां उनका कटान बिंदु, जैसे हमने 2 अक्ष लिया, एक को एक्स अक्ष कर दिया, एक वाई अक्ष कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे एक जेड अक्ष है, जेड अक्ष की बात छोड़िए, तो जो इसका कटान बिंदु होता है उसी को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। अब हम इस प्लेन में पॉइंट हम पी लेते हैं तो इसकी स्थिति हम इसके सापेक्ष को दर्शा देते हैं। हम जो है यहाँ पे पहुंचना है तो पहले हम यहाँ जाते हैं, एक्स अक्ष में कुछ दिशा में जाते हैं, फिर वाई अक्ष में जाते हैं, तो हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो हम इसके सापेक्ष एक्स वाई निर्देशांक के पदों में इसकी पोजीशन को हम लोग बता देते हैं। ठीक है ना, जैसा कि आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े। तो वही कह रहा है कि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए, मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी अगर हमको स्थिति दर्शाना है तो मूल बिंदु से यहाँ तक के विस्थापन को, याद रखिएगा, मूल बिंदु से यहाँ तक के विस्थापन को उस बिंदु का, इस बिंदु का हम लोग स्थिति सदिश कहते हैं। याद रखिएगा, स्थिति सदिश कहते हैं। यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए मूल बिंदु से उस बिंदु तक के विस्थापन को उस बिंदु का क्या कहते हैं, स्थिति सदिश, जिसको हम लोग आर वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर आर सदिश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अगर हम एकांक स्थिति सदिश की बात करें, एकांक स्थिति सदिश की बात करें तो हम लोग आर कैप कहेंगे। तो आर कैप कैसे निकलता, उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से हम लोग भाग दे देते हैं। ठीक है ना। अभी इस बात पे डिटेल में चर्चा हम लोग आगे करेंगे, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एकांक वेक्टर क्या होता है। तो डिटेल में जब हम एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन, वियोजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएंगे। अब चलिए, हमने 1, 2, 3 एग्जाम्पल लिया हुआ है। जैसे हमने कहा यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमारा पहला है वो एग्जाम्पल है कि हम एकांक वेक्टर का यूज कैसे करते हैं। एकांक वेक्टर का यूज जैसे लिखा हुआ है कि कोई फोर्स है 10 न्यूटन का, वो उत्तर की ओर काम करता है, तो इसे हमें एकांक वेक्टर के रूप में, जबकि हमने पढ़ा है एकांक वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना क्या है, एफ कैप मान लेते हैं, एफ कैप बराबर उत्तर, एफ कैप बराबर उत्तर। तो यहाँ पे हम इसको इसे दर्शाएंगे 10 न्यूटन एफ कैप। तो एफ कैप क्या बता रहा, उत्तर ना लिख करके हम क्या कर दिए, एफ कैप बता दिए। उत्तर लिख के ना हमने क्या किया, एफ कैप बता दिए। अब देखिए, कुछ चीज सवाल ऐसे हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल है जिसमें आपको सत्य असत्य कथन चुनना है।
तो आप आइडिया लगाएंगे क्योंकि पढ़े हैं। अब देखिए दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक बल लग रहा है F1 F2 जिसके मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है, 3 न्यूटन, 3 न्यूटन के फोर्स लग रहे हैं। तो जब इसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है y डायरेक्शन में और 3 न्यूटन x डायरेक्शन में है, तो अगर इसको हम लोग सदिश रूप में लिखें तो इसको i कैप और इसमें j कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, ये डायरेक्शन बता रहे हैं, ये हमको आइडिया दे रखा है और इसी के आधार पर हम यहाँ चलेंगे कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। चलिए, पहला वेक्टर F1 इक्वल टू वेक्टर F2, ठीक है, ये सत्य है कि असत्य है? तो आप क्या बोलेंगे कि फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? मैग्नीट्यूड में भले सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? असमान है। डायरेक्शन भी समान होना चाहिए। देखिए दो वेक्टर समान तभी होंगे जब उन परिमाण सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। परिमाण तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? असत्य। परिमाण सेम लेकिन डायरेक्शन असमान है, जिसकी दिशाएं असमान। अब चलिए यहाँ पर देखिए F1 का मैग्नीट्यूड F2 का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन 3 न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है तो इसको डायरेक्शन से तो मतलब नहीं, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों बलों का सेम है, इसलिए क्या है? ये सत्य है। ये फॉल्स हो गया और ये क्या हो गया? सत्य हो गया। अब आइए देखिए, फोर्स F1 फोर्स F2 के परपेंडिकुलर है, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर है। देखिए ये y एक्स में, ये x डायरेक्शन में, तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या है? सत्य है। अब देखिए F1 कैप F2 कैप का मतलब है ये उनकी डायरेक्शन बता रहे हैं, तो क्या ये परपेंडिकुलर है? जाहिर सी बात है कि I कैप परपेंडिकुलर J कैप होता है, तो F1 कैप मतलब I कैप, F2 कैप मतलब J कैप, तो ये दूसरे के परपेंडिकुलर तो होते ही हैं, तो इसलिए ये भी सत्य है। अब कहा है कि क्या एकांक वेक्टर आपस में बराबर हैं? तो एकांक वेक्टर आपस में कैसे बराबर होंगे? कि उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन तो सेम नहीं है ना। डायरेक्शन कहाँ सेम है? उसकी डायरेक्शन सेम है नहीं है, तो इसीलिए फॉल्स है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये फॉल्स क्यों है भाई? एकांक वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन एक x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में है, यानी कि I और j कैप की डायरेक्शन कहाँ सेम है? I कैप और j कैप की डायरेक्शन सेम होगी तभी तो ये ट्रू होंगे, इसीलिए ये भी क्या है? फॉल्स है। हाँ देखिए इसके मैग्नीट्यूड, तो एकांक वेक्टर कोई भी उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसीलिए क्या है? ये सत्य है, ठीक है ना। ये क्या है? सत्य। लेकिन ये सत्य क्यों नहीं है? मैग्नीट्यूड भले एकांक होता है लेकिन डायरेक्शन तो आई कैप की कुछ और है, जे कैप की कुछ और, इसीलिए फॉल्स। दो फॉल्स हुए, बाकी ट्रू हुए। उसी तरह से तीसरा सवाल इसमें भी कहा है कि निम्न में से सत्य और असत्य कथन चुनिए। अब देखिए ध्यान से देखिए, वेक्टर ए बी है बराबर वेक्टर बी ए। देखिए मान लीजिए वेक्टर ए बी है और बी ए का मतलब है इसकी डायरेक्शन उलट गई, ठीक है ना, यानी कि बी ए और बी इधर हो गया, डायरेक्शन उलट गई ना, यानी कि तो देखिए ये वेक्टर समान, ये चीज फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि देखिए समान वेक्टर होने के लिए उसका परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, लेकिन ये ए बी है और ये बी ए है, परिमाण तो सेम है लेकिन डायरेक्शन तो उलट गई, एक इधर है, तो ये नेगेटिव अनइक्वल हो गया, यानी कि ये इसको अपोजिट वेक्टर हो गया। तो अपोजिट वेक्टर आपस में कहाँ बराबर होते हैं? नहीं बराबर होते हैं, सॉरी, परिमाण बराबर होता है, डायरेक्शन तो उनकी विपरीत होती है, तो इसीलिए ये बराबर नहीं होते, इसीलिए फॉल्स हो गया। क्या हो गया? पहला क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक, अब देखिए यहां पर ए बी वेक्टर माइनस बी ए। अब देखिए ये बी ए वेक्टर है ना और ये ए बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अगर इसके आगे माइनस लगा दिया जाए तो डायरेक्शन बदल जाएगी। हमने बताया था कि किसी वेक्टर के सामने माइनस लगाने का मतलब है उसकी दिशा विपरीत कर देना, यानी किसी सदिश के पहले का ऋणात्मक चिन्ह उस वेक्टर की दिशा को विपरीत करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है।
तो जैसे यहाँ माइनस लगा दिए, आप क्या किए, इसके डायरेक्शन बदल दिए। अब देखिए मैग्नीट्यूड पहले ही सेम था, डायरेक्शन भी सेम हो गया, तो ये क्या हो गया, सही हो गया, तो यानी कि ये ट्रू हो गया। ये बात बिल्कुल सही हो गई। अब देखिए ये मॉड बता था मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी सेम है, तो ये तो भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन से क्या मतलब है, जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए ट्रू है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी मैग्नीट्यूड है और यहां पे ऋण लग गया, तो मॉड से हमेशा पॉजिटिव चीज निकल के आती है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, भले इसके आगे माइनस लगा हुआ है, मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव चीज है तो वो भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब है कि इसमें 3 ट्रू हुआ और 1 फॉल्स हुआ, 3 ट्रू हुआ और 1 फॉल्स हुआ। और आइए हम लोग पढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं, ठीक है ना। एक सवाल और करते हैं, जो हमने वेक्टर्स के टाइप्स पढ़े हैं कुछ उससे रिलेटेड है। सवाल ये है, ये हमारा सवाल दिया हुआ है वेक्टर के फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में, और इसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं और इसमें कह रहा है कि कौन सा चीज, ये प्रश्न सत्य है और कौन सा असत्य है, मतलब कथन, ये कथन दिया हुआ है, कौन सत्य कथन है और कौन असत्य कथन। पहला है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी विपरीत सदिश हैं। विपरीत को हम लोग अपोजिट या नेगेटिव कहते हैं, तो उसकी हमने डिफिनीशन पढ़ी है कि ऐसे सदिश जो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हैं। तो देखिए ये ए और बी विपरीत सदिश लग रहे हैं, हाँ दिशा में विपरीत है, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड सेम है, दिशा में विपरीत है लेकिन क्या मैग्नीट्यूड सेम है, नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स है। दूसरा, वेक्टर ए व वेक्टर सी समान सदिश हैं। तो देखिए वेक्टर ए और वेक्टर सी दिशा में भी समान, मैग्नीट्यूड में भी समान, तो इसलिए क्या है, ट्रू है। अब आइए तीसरे में, बी व सी सप्रारंभिक सदिश हैं। बी व सी, बी और सी, देखिए बी और सी सप्रारंभिक का मतलब है जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो, यानी कि वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो या एक ही हो। तो क्या बी और सी का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, नहीं, इसका ए है यहाँ, इसका यहाँ, तो इसलिए ये भी क्या है, फॉल्स। अब आइए चौथे में, ठीक है ना, ए बी सी डी समतली हैं, तो जाहिर सी बात है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, डी सब एक ही तल में है, समतली है, इसलिए क्या है, ट्रू है। अब यहीं पे पूछ सकता है कि क्या सी और डी सप्रारंभिक हैं। मान लीजिए अगर हम 5वें की बात करें कि क्या सी और डी सप्रारंभिक हैं, तो हम कहेंगे हाँ ट्रू, क्योंकि देखिए सी और वेक्टर डी का प्रारंभिक बिंदु क्या है, एक ही, तो इसलिए सी और डी क्या है, सप्रारंभिक वेक्टर हैं, तो इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर में ही समाप्त करते हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि वेक्टर्स के टाइप्स क्या होते हैं, और उस पर हमने 2-3 एग्जाम्पल्स लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल लिए। और इसे अगर आप मन से, ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे आशा है कि ये बातें आपको बहुत ही समझ में आई होंगी, ठीक है ना, और आगे भी समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।